नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। CHSL का एग्जाम बहुत ही जल्द शुरू होने ही वाला है और आप लोग अपनी तैयारियों में बेस्ट तरीके से लगे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं आपको एग्जाम से पहले कुछ अप्रोच अपनानी चाहिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको एक बार जल्दी जल्दी जरूर देखना चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 20 बेहतरीन सवाल, जिनमें आपको बहुत ही सही तरीके से इस क्वेश्चंस को कैसे करा जाएगा आपको बताते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन। जैसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए पहला क्वेश्चन की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है भाई, सर्वांगसम के लिए हमें आपको ये जानना होगा कॉन्ग्रेंट होने की प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉन्ग्रेंट होने की प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि दो त्रिभुज, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, हमने मान लिया एक त्रिभुज ये है और एक और त्रिभुज बना लेते हैं एक ये है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होगा, उसमें तीनों भुजाओं के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, भुजा भुजा भुजा। यदि भुजा 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 अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा इस भुजा के और ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन इस सवाल में ऑप्शन पर आते हैं तो देखो लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल और आधार समान है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण समान है। भाई एक भुजा और एक कोण से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कम से कम दो भुजा और कोण समान होना चाहिए, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आधार और ऊंचाई तो इस त्रिभुज में कहीं भी कोई बात ही नहीं है, तो इसका भी आंसर ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। और इसको इस तरह से भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि इनमें दो समान भुजाएं हैं। मतलब क्या है, मतलब है कि दो भुजाएं, अगर मुझे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और इन दोनों का परिमाप भी आपस में बराबर है, तो परिमाप की परिभाषा ये कहती है कि सभी भुजाओं का योग बराबर होता है। ठीक है ना, सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। अगर इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है तो ये जो तीसरी भुजा भी है ये भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि ये इनमें दो समान भुजाएं और समान परिमाप होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 हैं। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक 78 है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मतलब क्या है, एक परीक्षा है, उस परीक्षा में जो पूर्णांक है, पूर्णांक के बारे में बता दिया गया है। कितना पूर्णांक है भाई, 100 है। इस 100 में से जो बॉयज हैं उनको कुछ नंबर मिले हैं और गर्ल्स को कुछ नंबर मिले हैं, और फिर दोनों का औसत अंक भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग एलिगेशन से लगा सकते हैं। जैसे एलिगेशन मेथड से क्या कहता है, बॉयज को मिला है कितना, 75, कितने में से, 100 में से। ऐसे ही गर्ल्स को कितना मिला है, आप कहोगे गर्ल्स को मिला है 80, कितने में से, 100 में से। और इन दोनों का औसत अंक भी दिया हुआ है, कितना है भाई, कितना है, 78, 78, कितने में से, 100 में से। तो एलिगेशन का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। एलिगेशन क्या होता है, इन दोनों से जो भी अंतर होगा वो हम लोग यहां लिख लेते हैं, वो गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा। इन दोनों का जो भी अंतर होता है हम यहां पर लिख देते हैं, वो बॉयज का रेशियो हो जाएगा। यानी जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ के चलिए, बहुत ही बेस्ट तरीका आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल 16 है
तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। भाई ये बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल भी लेकिन एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में सेट कर देता है। जैसे समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो उसमें आपको बताना होगा कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या है, आपस में बराबर होती हैं। और अगर सभी भुजाएं बराबर होती तो एक समबाहु त्रिभुज कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। अगर दो भुजाओं का योग 16 है तो आप कहोगे अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए ही होगी, यानी 2a बराबर अगर 16 दिया हुआ है तो a बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी जो तीसरी भुजा है वो हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में कहा गया है यदि पहला पद 27 और सार्व अनुपात 2/3 है तो गुणोत्तर श्रेणी जीपी का चौथा पद क्या होगा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी पर बेस्ड ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में खूब दबा करके पूछा जाता है। जिसमें पहला पद कहा गया 27 है, अगर ये 27 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये जो 2/3 दिया हुआ ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आर का मान हो जाएगा। जो सार्व अनुपात है वो क्या हो जाता है, आर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में जो चौथा पद, गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है उसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन होता है। ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, जहां पर एन क्या है भाई, एन पदों की संख्या है। एन पदों की संख्या के बारे में बताया गया है, तो एन की पदों की संख्या के बारे में अगर बताया गया है तो एन की वैल्यू कितना है 4, क्योंकि फोर्थ टर्म ही हमें बताना है, चौथा पद ही हमें बताना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए कितना है भाई आपका 27 दिया हुआ है, इनटू आर कितना है 2/3 है, और इसकी पावर 4 - 1, ये हो जाएगा 27 गुणे 2/3 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 इस 27 को काट देगा, यानी कि बचेगा केवल 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मेरे भाई क्या होता है 8, यानी कि इस गुणोत्तर श्रेणी का जो चौथा पद है वो क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से k का मान हो सकता है ताकि संख्या ये 6 से विभाज्य हो। चलिए 6 की भाज्यता आपको पता अगर है तो ये सवाल बहुत ही मिनटों में लग जाएगा। भाई 6 की भाज्यता क्या कहती है, 6 की भाज्यता ये कहती है कि यदि संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अच्छा, 2 से डिवाइड होने की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पता है, अंत में 0 या फिर एक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी जो k का वैल्यू है वो एक सम संख्या होनी चाहिए, और अगर सम संख्या होनी चाहिए तो भाई k की वैल्यू यहाँ पर सभी सम संख्याएं हैं। तो देखो भाई अब क्या कहते हैं, 3 की भाज्यता हम लोग देख लेते हैं। 3 की भाज्यता क्या कहती है, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। या फिर 3 की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हमने आपको बता रखा है, कैंसिलेशन मेथड। ठीक है ना, हम आपको ये बताएंगे कैंसिलेशन मेथड क्या होता है। कैंसिलेशन मेथड का मतलब ये है कि यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो जहां जहां भी हमें 3 मिलता जाएगा वो सभी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, उसको हम लोग छोड़ते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 1 3 से डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड होगा, ये 7 और 2 9 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है भाई, 7 2 9 3 से डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4k बच रहा है। तो k का ऐसा कौन सा मान लेना चाहिए जो इसको पूरी तरीके से 6 से डिवाइड कर। तो मैं ये कहता हूं कि 6 से डिवाइड होने के लिए k को 2 होना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही फेमस सवाल है जो बहुत ही आसान भी हो सकता है। समझिए कैसे इसको बेहतरीन ढंग से लगाएंगे। इसको लगाने के लिए देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या है, ये साइन स्क्वायर 30 और यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर 60। इस साइन स्क्वायर 60 को हम लोग लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर 90 माइनस 30। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30। ये कॉस स्क्वायर 30 और ये साइन स्क्वायर 30 मिल करके हमें दे देगा 1। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे भाई ये माइनस का साइन स्क्वायर 40 और यहां कहीं भी लिखा है माइनस का साइन स्क्वायर 50। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 40। ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 40 और ये माइनस का साइन स्क्वायर 40, माइनस कॉमन हो जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, यानी ये भी हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। चलिए अगले टर्म की बात करते हैं, साइन स्क्वायर 45। यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर साइन स्क्वायर 45 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, 1 माइनस 1 प्लस ये 2 इंटू 1/2, यानी ये और ये खत्म होकर के 1 मिल जाएगा। और अगला टर्म हमारा क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35, ये दोनों मिलकर के माइनस का 1 दे देंगे। तो ये -1, ये +1 से खत्म, ये -1 का ये +1 से खत्म, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री का ये फेमस सवाल था और इसको ऐसे ही बेस्ट तरीके से आपको करना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक फेमस सवाल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में खूब दबा के पूछा जाता है। क्या है सवाल, साइन स्क्वायर 29 और ये कॉस स्क्वायर 29 और कॉस स्क्वायर 69। अगर हम इन दोनों का सम देखें क्या हो जाता है, 90। अगर ये सम 90 हो जाता है तो हम इस कॉस स्क्वायर 61 को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 29। अगर ये साइन स्क्वायर 29 हो जाता है और ये कॉस स्क्वायर 29, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, आपने पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहां पर भी थीटा सेम हो जाएगा 29, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 इसका आंसर हो जाएगा। चल अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, ये एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपया है, यानी कि एमपी, वस्तु का जो एमपी है वो क्या दिया हुआ है, 550 दिया है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, 40% की छूट पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है, इस 40% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 2/5। अगर 5 कोई एमपी प्राइस है तो उसे 2 रुपए की छूट पर बेचा जाता है। तो मेरे भाई छूट के पास जो पैसा आता है, अगर बेचा जा रहा है तो वो सेलिंग प्राइस होगा और अगर खरीदा जा रहा है तो वो कॉस्ट प्राइस होगा। यहां पर बेचा जा रहा है इसलिए सेलिंग प्राइस होगा, क्या हो जाएगा, 550 का 2 छूट पर बेचा जा रहा है तो बेचा कितने में जाएगा, 3/5 में। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है। फिर एक बात कही गई है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 10% क्या है, अधिक है। इस 10% का भिन्न में मान होता है 1/10, यानी कि अगर सीपी आपका 10 है तो एक प्रॉफिट लेकर के इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 11/10 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस के क्या हो जाएगा, बराबर। इसको काटेंगे 5 से, ये कटेगा तो ये जाएगा 11×5 = 55, 11 बार में। ठीक है भाई, ये 11 से ये 11, ये 310 हो जाएगा। 310 बटे कुछ नहीं है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 11/10। ये कितनी बार हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करके 30 से मल्टीप्लाई करके ऐसा हुआ है, तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा हो जाएगा 3×300, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता कि सीपी कैसे निकाला जाए। सीपी और एसपी का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सीपी पर जो भी प्रॉफिट होता है वो हम
ऐड कर देते हैं और वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। जैसे कि 10 सीपी है, इस पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बन गया 11। तो हमने वही लिख दिया, ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस है और ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? ठीक है, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भरने वाली पाइप P और भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है। यानी यहां पर एफिशिएंसी दे रखा है। एफिशिएंसी की बात किया जाए, दो पाइप है, एक है पाइप P और एक है पाइप Q। कहा गया भरने वाली पाइप जो P है भरने वाले पाइप Q से 21 गुना तेज है। यानी एफिशिएंसी की बात किया जाए तो अगर हम Q को 1 मान लेते हैं तो ये P है वो कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा, Q अगर 1 है तो 21 क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो कह रहा है यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरने वाली पाइपों को खुले होने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। ठीक है भाई, तो यहां से अगर हम क्षमता, टंकी की क्षमता की बात करें तो क्षमता क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी क्योंकि 1 दे रखा है और टाइम कितने समय में 110 मिनट में, यानी उस टंकी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी 110 यूनिट। 110 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी क्षमता। अब अगर इन दोनों को भरने में लगने वाला समय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर खोलेंगे तो ये P पानी भर रहा है और ये Q पानी भर रहा है, ये 21 भर रहा है, ये 1 भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना भरेंगे आप कहोगे सर 22 भरेंगे। यही इसको भरने में लगने वाला टाइम हो जाएगा। 22 पंचे 110 होता है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 5 मिनट में टंकी को भर के खत्म कर देंगे ये लोग। ठीक है ना, ये दोनों टंकियां, ये दोनों पाइपें 5 मिनट में टंकी को भर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहा दो शंकुओं की त्रिज्याएं दिया हुआ है, यानी ये R1 है और ये क्या है R2 है। इनके आयतन क्रमशः क्या है V1 और V2 है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यदि हम एक शंकु मान लेते हैं, शंकु के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है भाई, शंकु क्या होता है, शंकु ये कुछ इस प्रकार का शंकु होता है। ठीक है, कोन, आपने बर्थडे में टोपी जरूर देखी होगी। ठीक है ना, उस टोपी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये कोन, ये जो शंकु के आकार की टोपी होती है जिसमें ये जो हाइट होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं ऊंचाई, और इसको क्या बोलते हैं L लेटरल हाइट, और ये क्या होती है R होती है मेरे भाई। ठीक है ना, और इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है V1 और V2 का अनुपात दिया है। अगर V1 और V2 का अनुपात दिया हुआ है तो भाई क्या हो जाएगा, V1 और V2 की अनुपात में तो ये जो 1/3 पाई है ये पूरी तरीके से दोनों में कट जाएगा। तो हमें हमारा मिलेगा क्या R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। अब यहां पर जो वैल्यू दे रखी है इसको यहां पर उठा करके पुट कर देंगे, जैसे कि V1/V2 दिया हुआ है 3/5 इक्वल टू R1 और R2 का जो रेशियो दिया है वो 2/5, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/25 इनटू H1 अपॉन H2। काट देंगे इसको, 5 से ये कट जाएगा, 5×5 = 25, ये इधर जाएगा 15 और ये नीचे आएगा 4। H1 अपॉन H2 जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 15/4, यानी कि 15:4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। ये मेंसुरेशन का बेहतरीन सवाल था, इसको भी आप लोग अच्छे से लगा करके जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंपलीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। क्या है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 इंटू माइनस का x माइनस 5 अपॉन, यानी ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125। ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x माइनस 5।
ये पूरे का बटे में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25। अच्छा चलिए, इसको अगर हम सॉल्व करें अलजेब्रा के नियम से, तो अलजेब्रा का नियम क्या कहता है, यदि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर नहीं लिखा है भाई, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 5, ठीक है ना। और यहां पर लिखा हुआ है एक्स माइनस 5, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है भाई, पर इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सही कर लीजिए, एक्स क्यूब है, ठीक है ना। ये एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 5 का एक्स प्लस 5 का ये क्यूब दिया है, ठीक है भाई। ये क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 5 का क्यूब। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, ये टर्म इस टर्म से कट करके दो टर्म बचेगा, यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर बचेगा। अब ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन पर ऐसा कुछ है नहीं, एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये अलजेब्रे का बेहतरीन सवाल। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, यहां पर हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से k का कौन सा मान है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। यहां पर सेटिस्फाई करेगा यानी यहां पर ये डिवाइड में है भाई, ये समझ लेना, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है। तो इसको हम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग। अलजेब्रा में ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, वैल्यू पुटिंग से ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या है, के का ये भी मान होगा, के का ये भी मान होगा भाई, क्योंकि के दो मान है, के दो मान इसलिए हैं क्योंकि के स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, के स्क्वायर दिया हुआ है, यानी एक के का मान ये सब पूरा दिया हुआ है, एक के का मान ये सब पूरा दिया हुआ है। तो अगर ये के मान है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हम रख देते हैं यहां पर, ये अगर इसको डिवाइड किया तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास के द्वारा इसको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 11 आ जाएगा, और यहां से 3 तरफ का 9 आ जाएगा, बोलो 3 तरफ का 9 हो जाएगा। और ये के का वैल्यू अगर हम यहां पर रखते हैं, के का वैल्यू अगर हम पहला ही ऑप्शन रख करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और ये माइनस का 9, 2 आ जाएगा। अगर ये 2 आ जाएगा और यहां से बटे में ये भी 2 आ गया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस ये 7 पंद्रह 35, 36 माइनस 35 बचेगा 1, यानी इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और के का वैल्यू हमने 1 ही ले रखा, तो यानी 1 और ये 1 प्लस करके कितना हो जाएगा 2, 2 बटे 2 सेटिस्फाई कर देगा 1। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट हैंड साइड को, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है माना कि एक ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक, तथा ए बी और सी डी एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं, कॉर्ड है, क्या है, समांतर जीवाएं। जीवाओं को मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, कॉर्ड है क्या होता है अभी समझाते हैं। यदि ओपी ए बी पर लंब है और ओक्यू सी डी पर लंब है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास बताना है, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं। देखो भाई इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेना, ऐसे सवाल एग्जामिनर खूब देता है इस समय, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो मान लिया जाए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर को ओ कह दिया गया है, इस सर्कल का जो ये सेंटर है ये ओ है, और कहा गया इसी सेंटर के एक ही तरफ दो जीवाएं खींची गई हैं, दो कॉर्ड खींची गई हैं, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ठीक है ना। एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड
सी डी है। और फिर कहा गया है यदि ए बी और सी डी एक ही त्रिज्या के एक तरफ दो समांतर जीवाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ओपी ए बी पर लंब है, यानी कि यहां से एक परपेंडिकुलर ए बी पर डाल दिया जाए तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पर लंब है। और क्या कहा गया है, ओ क्यू, ठीक है, ओपी ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ओ क्यू सी डी पर लंब है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 12 और पीक्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये जो पीक्यू की वैल्यू दिया है ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए यदि किसी वृत्त में कॉर्ड पर लंब डाला जाए सेंटर पर, तो ये जो कॉर्ड है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी यदि ए बी पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा 24 है तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए बात को, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखिए एक वृत्त में अगर सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाता है और इसकी त्रिज्या एक समकोण का प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अगर समकोण की प्रॉपर्टी आपको पता है, ट्रिपलेट के बारे में पता है, तो आपको एक चीज पता होगी, अगर एक भुजा 5 है, एक भुजा 5 है तो दूसरी भुजा 12 होती है और तीसरी भुजा 13 होती है। जो तीसरी भुजा होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है और यहां पर दोनों में सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये जो इसकी त्रिज्या है, जो इसकी त्रिज्या है यही इसकी सबसे बड़ी भुजा है। तो ऐसा अगर हम मान लेते हैं कि ये 13 है तो इस पूरी भुजा को 12 होना पड़ेगा। अगर ये 12 होना पड़ेगा तो ये कितनी हो जाएगी, ये 7, तो ये कितनी हो जाएगी 5, ठीक है ना। चलो ये 5 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। अगर ये 13 हम मान लेते हैं ट्रिपलेट से, कैसे, ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट कैसा ट्रिपलेट, समकोण, समकोण का जो ट्रिपलेट होता है उसका ये जो भुजाएं होती हैं कुछ इस अनुपात में होती हैं। और ट्रिपलेट की बात करें तो 3, 4, 5 के अनुपात में होती हैं, ठीक है भाई। चलिए तो हम ऐसा अगर सॉल्व करें, ये अगर 12 है ये 5 है तो 12 का स्क्वायर जो 13 का स्क्वायर होता है 169, ये बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के अगर योग के बराबर होता है तो हमारा ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, 144, ठीक है ना। तो हम ये देख पा रहे हैं ये और ये बराबर है, तो यानी हमारा ट्रिपलेट बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है इसी को हम लोग क्या कह देंगे, त्रिज्या कह देंगे, ठीक है भाई, त्रिज्या कह देंगे। यानी इस बड़े भुजा, सॉरी ये त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या तो बताना ही नहीं था, हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। अगर ये हमारी त्रिज्या हो गई 13 तो ये इसमें ये वाली भी 13 होगी, 13 और 13 26। व्यास क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा व्यास, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये सर्कल का 2D का। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, यदि कोसेक थीटा, यदि कोसेक थीटा, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या दिया हुआ है, ये कोसेक थीटा बराबर 5/3 और यहां पर ये दिया हुआ है भाई, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा है, टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये कॉट स्क्वायर थीटा है और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है। तो इसको जरा हम सही कर देते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फिक्स स्टेटमेंट होती हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इन्हीं दोनों को हम मिला करके सॉल्व करें तो इस tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजा जाए तो ये जो कॉस सेक स्क्वायर थीटा है ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू
tan स्क्वायर थीटा, यानी जहां पर भी ये sec स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर हम क्या ले सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और ये जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको उधर ले जाए तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब मुझे आप बताइए ये tan स्क्वायर थीटा, ये जो tan स्क्वायर थीटा है ना, ये कॉट स्क्वायर थीटा से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों लिखा होता है tan जो थीटा होता है वो कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही आपके पास बचेगा, जो कि लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ही आपको बताना है। यदि कॉस थीटा बराबर 5/3 है तो कॉस एक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपको बता दे, तो ये 5/3 का स्क्वायर, यानी कि 25/9, 25/9 ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सही, एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। अगले सवाल पर आते हैं। कहा 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। यदि इन वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q है, तो रेखाखंड MQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेखाखंड MQ का मतलब है वही उभयनिष्ठ रेखा जो उन दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रही है। तो हम ठीक है भाई दो वृत्त बना लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। मान लिया जाए एक वृत्त ये है, ठीक, एक मिनट, एक वृत्त ये मान लेते हैं और एक वृत्त हम ये मान लेते हैं, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे मान लेता है ये। अब कहा गया है इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी। एक त्रिज्या ये है जो कि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, और एक त्रिज्या ये है जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में भी बताया गया है। ये पूरा कितना है 37, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है 37 है। इसको टच करने वाली एक कॉमन टेंजेंट के बारे में बताया गया है। यह एक उभयनिष्ठ रेखा है जो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है, और इनके इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो M और Q है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस MQ की लेंथ बतानी है। तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से ही पता होगी कि यदि एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखा से सेंटर को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 37 है तो हम क्या करते हैं, यहां से एक इसी के समांतर रेखा ऐसे खींच देते हैं कि इस त्रिज्या के बराबर हो जाए। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, अगर ये पूरी 22 है ये 10 हो गई तो ये क्या हो जाएगी 12, और ये क्या हो जाएगी 37। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा भाई, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जो कुछ इस प्रकार से होगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा। ये है M, ये है Q, ये है 37 और ये है 12, ये है 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है, हमें इस कर्ण की लंबाई बतानी है। सॉरी, कर्ण की लंबाई तो दी हुई है, ये कर्ण की लंबाई तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 37, ये दिया हुआ है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण होती। हमें इस परपेंडिकुलर की भुजा बतानी है, तो ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये क्या होगा भाई P इक्वल टू, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये M नहीं होगा, ये M होगा। तो ये जो MQ की जो मान है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया।
तो एम क्यू का मान क्या हो जाएगा, एम क्यू बराबर अंडर रूट एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी करेंगे तो 37 2 39 10 49 49 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। 37 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 25 बचेगा। अब ये दोनों अंडर रूट में है तो 1 से 7 बाहर आ जाएगा और 1 से 5 बाहर हो जाएगा, यही इसका आंसर यानी कि 35 इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, एम क्यू की लंबाई हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं, यानी कि ये दौड़ शुरू कर रहे हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। चलिए समझिए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है एक दौड़ ऑर्गेनाइज की गई है, कुछ इस प्रकार से दौड़ी जा रही है। ये कह रहा है एक ही दिशा में, अगर मान लिया जाए ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति कौन कौन है, ए और बी। अगर एक ही बिंदु से मान लिया जाए यहां से ए इधर की ओर दौड़ना शुरू करता है तो बी भी इधर की ओर दौड़ना शुरू करता है, और इनकी चालों के बारे में कहा गया है अगर एक 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है तो दूसरा 12 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा। और एक चीज और बता दी गई है, ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ है, इस पूरे पाथ की जो डिस्टेंस है, वो ये जो डिस्टेंस है इसके बारे में बता दिया गया कितना है, इस वृत्ताकार पार की जो दौड़ है वो 840 मीटर है। अब देखिए जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, जो बड़ी वाली दौड़ है उसमें से छोटी वाली दौड़ माइनस हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। इस 640 मीटर की दौड़ में यहां से अगर एक बार उनको शुरू कर दिया गया तो दोबारा वो कब मिलेंगे, यानी कितने समय बाद मिलेंगे, टी हमें बताना है। टी बताना है तो ये मिलेंगे तब ये जब 840 मीटर की दूरी पूरी कवर कर लेंगे, यानी कि 840 बटे 6, तो ये कितना हो जाएगा, 14 बार में जाएगा, 14 छंग 84, 140 सेकेंड के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दौड़ पर बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल सिक्कों पर आधारित है। ठीक है भाई, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया है इस क्वेश्चन में आर ने पी को कुछ पैसा दिया और उस पैसे में कहा गया 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, और जिसमें से सिक्कों की संख्या कितनी है, 40 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं भाई, 40 सिक्के हैं। तो हमें क्या पता है, हमें कितने कितने सिक्के दिए, कोई रेशियो नहीं पता है, तो हमने क्या कर लिया, हमने ऐसा मान लिया कि ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं उसने एक्स सिक्के दिए, 2 रुपए के जो सिक्के हैं उसने वाई सिक्के दिए, और 1 रुपए का जो सिक्का है वो जेड सिक्का दिया। तो इन सभी सिक्कों की संख्या कुल कितने सिक्के हैं भाई, 40 है। अब इन 40 सिक्कों को देने में उसे कुल कितना रुपया देना पड़ा है, 100 रुपए का भुगतान करना पड़ा है, यानी इन पूरे का जो वैल्यू है 100 रुपए के बराबर है। तो अगर 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है भाई, प्लस 2 रुपए के अगर y सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2y। ऐसे ही 1 रुपए का अगर z सिक्का है तो टोटल अमाउंट हो जाएगा z। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई भाई, अगर 2 इक्वेशन मिल गई तो इसको सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन को दूसरे में माइनस कर देंगे, अगर माइनस कर देते हैं ये सभी को तो क्या होगा, 100 में से 40 जाएगा तो 60 बचेगा, इक्वल ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, 2y में से y जाएगा तो बचेगा कितना, y। 5x में से x जाएगा तो बचेगा कितना, 4x। आप कह सकते हो कि 4x प्लस y, 4x प्लस y, 4x प्लस y इक्वल टू 60, 4x प्लस y इक्वल टू 60। तो y का जो मान है वो कितना हो जाएगा,
y का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ठीक, जो y का मान है वो कितना हो जाएगा 60, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना था, हमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये हमें बताना था। 5 रुपए के हमने कितने सिक्के मान रखे हैं, x, यानी x का मान हमें बताना है। अगर हमें x का मान बताना है तो भाई आंसर जो होगा इन्हीं सब में से तो होगा, इन्हीं सब में से होगा, यानी कि ये 60 में से कुछ ना कुछ घटाना है। कितना घटाएंगे, अगर मैं x को 15 ले लेता हूं, अगर मैं x को 15 ले लेता हूं, इस x को अगर मैं 15 ले लेता हूं तो 15 चौको 60, 60 में से 60 चला जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि x का जो मान है वो 15 से कुछ ना कुछ कम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 पर ये वैल्यू 0 कर दे रहा है, तो इससे ऊपर जो भी वैल्यू आएंगी वो y का माइनस में मान हो जाएगा। जब 0 नहीं हो सकता तो माइनस में भी नहीं होगा, यानी जो x का वैल्यू होगा वो 15 से कम होगा। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप दौड़ के ऑप्शन पर चले आए। 15 से छोटा ही आंसर होगा तो 18 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 13 है, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी कि जितने भी मतदाता थे उसमें से y% ने वोट ही नहीं डाला, घर में पढ़ के सोते रहे, ठीक है। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया था। अवैध घोषित का मतलब क्या है, जब कभी भी पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, जो उनकी काउंटिंग होती थी वो किसी न किसी तरीके से कुछ अवैध गलत हो जाते थे, उनको अलग हटा दिया जाता था। फिर सभी वैध मतों में दोनों उम्मीदवारों में डिवाइड कर दिया जाता है और ऐसा माना जाता है किसी न किसी में ना कोई वोट दिया गया है। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला उसे 2484 मतों से विजयी घोषित हुआ। यानी कि अगर मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन में, तो विजयी जो जीत हुई है वो कितने से, 2484 वोटों से जीत हुई। इसका मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है उससे 2484 वोट ज्यादा मिले हैं जीतने वाले को, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विजयी घोषित किया गया यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले योग्य उम्मीदवारों की संख्या, योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान क्या था, y का मान क्या था। तो एक लाइन में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक लाइन में अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए, अगर हमने कहा कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं 16,000, अगर y लोगों ने वोट नहीं दिया तो y माइनस करेंगे 100 में से, यानी कितने लोगों ने वोट डाला, तो आप कहोगे कि सर 100 माइनस y, 100 माइनस y परसेंट, परसेंट का मतलब बटे 100, लोगों ने ही तो वोट डाला होगा, ठीक है भाई। चलिए अगली बात कर देते हैं। अब इतने डाले गए मत हैं, इसमें से 10% क्या गए अवैध हो गए। तो अगर 10% अवैध हो गए, इस 10% का वैल्यू होता है 1/, तो डाले गए कितने होंगे 90%, ठीक है ना, सॉरी वैध कितने होंगे 90%। 90% को हम लोग लिख सकते हैं 9/10, ठीक है ना। अब देखिए ये सभी के सभी ये डाले गए वैध मत हैं। अब इसमें से क्या हुआ है, जीतने वाले को इतना वोट मिला है तो भाई हारने वाले को भी कुछ मिला होगा। अब ये सभी के सभी 100% की तरह काम करेंगे, यानी 100 में से इतने वोट किसको मिले हैं जीतने वाले को, तो इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 0.375 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 गया बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और ये 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 5 गया 4, यानी 40.625 किसको मिले होंगे, हारने वाले को। ये हारने वालों के वोट है, और ये कौन से हैं, ये जीतने वाले का वोट है। तो हार जीत कितनी से हुई भाई, अगर हार जीत की बात किया जाए, हार जीत की बात किया जाए तो इन दोनों के अंतर से ही तो हार जीत हुई है, तो हम लोग माइनस कर लेते हैं। 5 में से 5 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, और यहां पर 13 में से 6 गया
13 में से 6 गया 7 बचा, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। 8 में से 0 गया 8, 5 में से 4 गया ये, यानी कि 18.7% वोट क्या हुए हैं, से हार जीत हुई है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको रख लेते हैं, बाकी इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं भाई, आप लोग समझ लेना अच्छे से। यानी 18.75 वोटों से ही हार जीत हुई है, 18.75 वोटों से हार जीत हुई है। तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18.75 और परसेंट का मतलब बटे 100, ये बराबर किसके होगा, 2484 के, ठीक है ना। यहां से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और y का यहां से वैल्यू आ जाएगा। यहां से देखा जाए 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, और 8 2 10 4 14 4 18, ये 9 से पूरा पूरा कट पिट जाएगा। 9 9 दूनी 18, 18 6 24, 9 सते 63, बचेगा 5, 9 6 54, ठीक है। ये पॉइंट लगा हटाएंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 कम 16, नहीं, यहां से अगर इसको सॉल्व करें, हाँ 25 से कटेगा, ये 25 से कटेगा, तो इसको 25 से काटिए, 25 25 सत्ते 175, बचा कितना 12, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 400, ठीक है ना। और ये फिर से कटेगा तो 25 से 75, 25 से कम 25, बचा 15, 15 छक्का 150, ये 16 से ये 16 खत्म हो जाएगा। और ये 3 से कटेगा, 3 नमा 27 और 3 दूना 6, यानी कि 100 माइनस वाई बराबर 92। तो ये वाई को उधर भेजेंगे, ये 92 उधर आ जाएगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 8, यानी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 8। तो ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप इसको बेस्ट तरीके से, ऐसे ही कैलकुलेटिव के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहा मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई धनराशि के लिए इतना भुगतान कर चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। साधारण ब्याज की जो नियम है वो क्या है भाई, समझो जरा। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज जो है वर्ष के अंत में मिलता है और केवल मूलधन पर मिलता है, ठीक है ना। तो अभी हमारा मूलधन कितना है 4,22,000, अभी हमारा जो मूलधन कितना है 4,22,092। इस पे अगर 20% का ब्याज दे दिया जाए, 20% का मतलब है 20/100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18 के 8, हाथ लगा 1 जीरो है तो यही पूरा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये हमारा क्या हो जाएगा दशमलव इतना, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब फर्स्ट ईयर का ब्याज इतना होगा ये अंत में दिया जाएगा, और उसके बाद हुआ क्या है, ये जो पैसा है 4,22,092, इस ये मूलधन में से वो पहले वर्ष के अंत में 21,679 21,679 क्या कर देता है, लौटा देता है, चुका देता है। तो अब इस पर तो उसको ब्याज पड़ेगा नहीं दूसरे वर्ष के अंत में, क्योंकि ब्याज तो केवल मूलधन पर मिलता है, इतना लौटा देता, तो बचा कितना, माइनस कर देंगे, 12 में से 3 9 गया तो बचा 3, 8 में से 7 गया 1 बचा, 10 में से 6 गया तो बचा 4, 2 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया 0, ये 4, ये भाई इतना ही मूलधन है बचा हुआ। जो सेकंड ईयर का जो पी है वो है 4,00,413। अब इस पर वो 20% का ब्याज देगा दूसरे वर्ष में, क्योंकि रेट तो हमारी 20% है ना। अच्छा 20% का ब्याज देगा और ये ब्याज भी देना पड़ेगा और ये बचा हुआ मूलधन भी देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ये 100% मान लेते हैं तो 20% ब्याज होगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा उसे
120%। सॉल्व कर देते हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 तिया 36 का 6 हासिल आया 1, 12 कम 12, 12 तिया 15 का 5 हासिल आया 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 12 चौक 48, 1 49 और ये 4 जीरो, 12 से 12 चौको 48। ठीक है, एक संख्या बाद दशमलव तो हम भी एक संख्या बाद दशमलव लगा लेंगे। अब हमें क्या देना है, हमें तो वर्ष के अंत में कुल पैसा देना है ना, तो वर्ष के अंत में कुल पैसा कितना होगा, ये तो हमें दूसरे वर्ष के अंत में देना है और ये हमें पहले वर्ष के अंत में देना था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, 8 5 13 14 के 4 हासिल आया 1, तो इकाई अंक 4 है और यहां पर देखिए सभी ऑप्शनों में इकाई अंक 4 सिर्फ एक में ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी का कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए तो पूरा का पूरा आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन, अंत में एकदम बहुत ही आसान सवाल। ठीक है ना, आसान सवाल। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाई, बस सीधा सीधा क्या कर दिया, एक्सपेंशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, बटे में ये क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 3, ये से ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल और केवल एक्स माइनस 3। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है ना, कैसा लगा आपको सेशन, ये आपका बेस्ट 20 क्वेश्चन मटेरियल है जो एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कम से कम ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आसान से सवाल आपको देख करके एग्जाम में जरूर जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ये हमारा धन्यवाद लास्ट का। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही साथ हमारा देते रहिए। धन्यवाद।